अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो जुम्मे वाले दिन शुरू हुआ था और फिर आज उसको दोबारा कंटिन्यू किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उसकी सदारत की, जिसमें सर्विसेज चीफ भी थे, फेडरल मिनिस्टर्स भी थे कंसर्न। और इस वक्त जो मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की और सलामती की जो सूरत हाल है, उसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हुई है, जिसमें इस वक्त जो इमर्जिंग सूरत हाल है, ख़ासकर टेररिज्म के हवाले से हालिया हमने जो ख़ासकर दिसंबर के अंदर हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वाक़यात जो है वो पेश आए। बड़ा वाक़या जो है वो बनू वाला था। फिर उसके बाद हमने देखा बलूचिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर काफ़ी अरसे के बाद एक ख़ुदकुश हमला जो है वो I-10 के इलाके में हुआ था, जिसमें एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद भी हुए थे। सो इससे सारी सूरत हाल जो है उसको कौमी सलामती कमेटी के अंदर जो है वो डिस्कशन की गई है और उसमें इस बात का एआदा किया गया, फर्म जो है वो डिसीजन लिया गया कि किसी सूरत भी दहशत गर्दों को जो है वो दोबारा से सर उठाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जहाँ जहाँ भी क्रिमिनल्स होंगे, दहशत गर्द होंगे, जो मुल्क का अमन व अमान जो है जिसको ख़राब करना चाहते हैं, उनको कुचल दिया जाएगा। इसी तरह मुल्क की माशी जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी डिस्कशन की गई। ओवरऑल जो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर भी जो है एक से हासिल डिस्कशन जो है वो की गई है। दूसरी जानब जो है वो नून लीग ने यह फैसला किया है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जो पंजाब असम्बली के अंदर अदम एतमाद की जो तहरीक थी उसको वापस ले लिया गया है। सो सूरत हाल जो है वो सियासी एतबार से पंजाब के अंदर एक तब्दील होती हुई हमें दिखाई देती है। लेकिन सिंध में जो है मामला वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा है, क्योंकि MQM के साथ जो जब MQM ज्वाइन कर रही थी इस हुकूमत को, इत्तेहादी हुकूमत को, तो एक एग्रीमेंट हुआ था ख़ासकर कराची के अंदर और हैदराबाद के अंदर नई हल्का बंदियों के हवाले से। उसमें दोबारा से शुमारियात भी जारी उसके अंदर शामिल थी, यानी आबादी का जो तनासुब है उसके हवाले से भी था। लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है जो इस वक्त MQM डिस्कशन कर रही है पीपल्स पार्टी के साथ, बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी वो मुतालबा कर रहे हैं कि आप चूँकि गारंटर थे। और आज जो है इत्तेहादी हुकूमत की सीनियर लोग जो हैं अयाज सादिक की सरबराही में आज उनकी मुलाकातें जो हैं वो कराची के अंदर हो रही हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, MQM भी शामिल है। और अब देखना यह है कि किस हद तक MQM के जो मुतालबा है 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का अगला मरहला होना है, उससे कबल नई हल्का बंदियाँ जो है वो उनका एक मुतालबा है, किस हद तक उसको पूरा किया जाता है। और आज आज़म स्वाति सेनेटर जो हैं PTI के, उनको हाई कोर्ट ने ज़मानत पर रिहा कर दिया है। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, और जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उसका जो आउटकम है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो री इमरजेंसी हम देखते हैं इनकी टेररिज्म की, ख़ासकर KPK के अंदर वो अजला जो अफ़गानिस्तान के साथ अटैच हैं और बलूचिस्तान के अंदर, तो क्या कोई नई हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है, या पुराना जो चल रहा था एक सिस्टम के जिसमें सूबाई हुकूमतें भी और मरकज़ भी जो है उसके अंदर एक रोल अपना अदा कर रहे थे, उसी को लेके आगे चलना चाहिए? देखें, बात यह है कि ये एक बहुत आम मसला है और ख़ास तौर पे अभी एक नया स्टार्ट हुआ है। दिसंबर में तो इसकी इंतहा हो गई थी और इसी वजह से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी हुआ है और उसमें फैसले भी हो रहे हैं और मेरे ख्याल में बड़ा फुल स्केल ऑपरेशन के खिलाफ करने की ज़रूरत है। इसमें क्योंकि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस अवाम की जान माल की हिफाजत की ज़िम्मेदार है। इसलिए जो पुरानी स्ट्रेटजी है उस पे अमल करना चाहिए, फुल स्केल ऑपरेशन करना चाहिए और इनको कहीं भी इकट्ठा होने का, भागने की, इनके सहूलतकारों को किसी को भी बैठने की जगह नहीं देनी चाहिए। और साथ ही साथ ज़ाहिर है कि हमारी अफ़गान तालिबान से बड़ी क्लियर बात है, हुकूमत लेवल पे बात करनी चाहिए, नॉट थ्रू ये जो हम अपने आलम भेजते हैं और लोग भेजते हैं जरगा। सरकारी तौर पे बात करें, उनको बताएं कि हमने आपके लिए क्या कुछ किया और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आपने कमिटमेंट की थी कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, तो आपको अब इंश्योर करें। TTP को और ISIS जो भी हैं इनको वहाँ से निकालें, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपके इलाके में कोई भी टेररिज्म की ये दहशतगर्द नहीं होना चाहिए। इसी वजह से दुनिया जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, आपको रिकग्नाइज नहीं कर रही है, आपकी रेट कायम नहीं हो रही है। सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है और ठीक किसी है, हालत ठीक है में ब्रिगेड लोगों साहब, बिल्कुल आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि
एक हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है, दूसरा बॉर्डर है, तीसरा अफ़गानिस्तान है और चौथा जो है हमारी पॉलिटिकल इस वक्त जो है इंस्टेबिलिटी है। ये सारी चीज़ें मिल के जो हैं बुनियादी तौर पे ये एक नई एक चैलेंज जो है वो उसका हमें सामने है। अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा हमने देखा है कि अक्सर वो ये बात करते हैं कि हमारी इतनी इस्तेदाद नहीं है, हमारी अभी चूँकि ग्राउंड लेवल के ऊपर जो लोग हैं, चाहे वो बॉर्डर के ऊपर तैनात हैं या मुख्तलिफ इजलाक उनमें सूबों के अंदर है अफ़गानिस्तान के अंदर, उनके साथ हमारी उस लेवल की कोऑर्डिनेशन या सुपरविजन नहीं है, जिसकी वजह से वो कहते हैं ये लोग तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, काबू में ही नहीं है। तो फिर हम इस जवाब को वो क्या मतलब हम आर्ग्यू करेंगे उनके साथ? देखें, इसके साथ हमें अमेरिका से और नेटो से बात करनी चाहिए कि आप सबसे बड़े जिम्मेदार हैं जो वहाँ के हालात ख़राब हैं अफ़गानिस्तान के। आप जाते हुए वेपन एमुनिशन खुला छोड़ के चले गए हैं ताकि ये दहशतगर्द तरमीमों के हाथ में लगें और फिर इस इलाके में अदम इस्तेहकाम हो। आप उनके जो पैसे फ्रीज किए हुए हैं, आप उनकी फंड्स रिलीज करें। जब उनकी एक फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होंगे तो अपने एरिया इलाके में एक स्ट्रांग पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट भी बना लेंगे। जब गवर्नमेंट बनेगी तो उसके साथ ये होगा कि वहाँ पर उनकी रेट कायम होगी तो वो सारों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिक वजूहत हैं। पाकिस्तान को 3-4 स्ट्रेटजी चाहिए। एक, अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात। नंबर 2, यूएसए और नेटो को बताया जो उनकी जिम्मेदारी। तीसरी कि हमने टीटीपी के खिलाफ फुल ऑपरेशन करना है। और इसमें देखें, सबसे बड़ी ये ऐसे मौके पे बात होती है जब आपकी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होता है, गैर इस्तेहकाम होता है। फेडरल गवर्नमेंट में और केपी की गवर्नमेंट में आपस में मतलब बातचीत नहीं है, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये सबसे बड़ा ये फुकदान है हमारे मुल्क में और इसके लिए आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद उनके केपीके के चीफ मिनिस्टर को भी बुलाना चाहिए था ताकि बैठ के इसका मसला हल करें। ये आपस में जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, कौमी यकजहती नहीं होगी, तमाम मुल्क में ऑपोजिशन, गवर्नमेंट, मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी एजेंसी मिल के इनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे तो फिर बहुत फर्क पड़ेगा। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि सबको ये बात मिलके करनी चाहिए और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे, क्योंकि मुसल्लह अफवाज तो अपना काम पूरा कर रहे हैं, वो तो लड़ाई कर रहे हैं, शहादतें भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनको मार भी रहे हैं, उनके भी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस जो हैं वो भी हम उनके कार खत्म करें, लेकिन स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। और फिर अफगान तालिबान को बताएं कि हमने आपके 3 मिलियन रिफ्यूजी अफगान रिफ्यूजीज रखे हुए हैं, उनमें सहूलतकार घुस के छुप जाते हैं, जाके वहां उनको कुछ कुछ रिफ्यूज मिल ऐसी जाता है। वीडियोस भी और जी ब्रिगेडियर साहब मतलब मंजर आम पे आई हैं कि जिसमें बाट जो हमने अफगान बॉर्डर के ऊपर लगाई थी उसको काट के गाड़ियां जो है वो इंटर हो रही हैं, ये दहशतगर्द जो है वो इंटर हो रहे हैं। तो इसका सदेबाब क्या होगा? एक तो हमें अपनी जो भी बाढ़ हमने लगाई हुई है वहाँ पे री इन्फोर्स करना पड़ेगा ट्रूप्स को, और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो उनकी तरफ लोग तैनात हैं अफगानिस्तान की तरफ, उनको तो कोई ना कोई जिम्मेदारी फिर इस हवाले से लेनी पड़ेगी। देखें, इसमें बात यह है कि पहले जब हमारे वहां पर वो हर 1-1 किलोमीटर के बाद वहां पर पोस्टें नहीं बनी थी, तो ये उस वक्त की फिल्म में जनरली ज्यादातर ये वीडियोस उस वक्त की हैं। सही। जब से हमारे लोग वहाँ पोस्ट हो गए हैं, पोस्टें बना ली हैं, किले बना लिए हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद से बंद हो चुका है। ये पुरानी फिल्में जान के सिचुएशन को खराब एग्रीवेट करना। करने के लिए भी दिखाया जा रहा है। दैट वी शुड बी ठीक। वेरी क्लियर। ठीक। अब ऐसी तो वो किसी हालत में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है फिर भी वो अक्रॉस से फायरिंग भी करते हैं। चमन में आपने देखा कि बॉडी सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायर किए, मोटर फायर किए, हमारी कैजुअल्टी। तो ये सारी चीजें हुकूमत लेवल पे फौज अपना काम करे, हुकूमत अपना काम करे और साथ फॉरेन ऑफिस जो है वो जरूर बात करे अमेरिका से और नेटो से कि जी आपका दिया हुआ गन जो है ये हम समेट रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप भी हमारी मदद करें और आप सख्ती से इंडिया को भी मना करें कि जो रॉ की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से ये लोग आ रहे हैं वो भी खत्म हो और इसको जड़ से एक दफा के लिए खत्म किया जाए। ये मेरे ख्याल में नेशनल सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कमेटी में दफा ये फैसला हो जाएगा कि इसको हमने जड़ से खत्म करना है। जो भी चीजें करनी है वो करनी है। साथ नेक्टा को भी एक फाल किया जाए, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल किया जाए। मुझे समझ नहीं आता है कितना बड़ा डॉक्यूमेंट बना है उस पर अमल अच्छा, क्यों नहीं होता। ब्रिगेडियर साहब जी बिल्कुल यही मैं सवाल आपसे करना चाह रहा था कि एक तो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है, जैसे बनू वाला वाकया पेश आया था, चले उनको तो अरेस्ट किया गया था, उन्होंने हमारी एंटी टेररिज्म जो पुलिस वाले हैं उनके ऊपर उन्होंने काबू कर लिया। फिर इस्लामाबाद में एक वाकया हो गया, फिर इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर। सो आपने ख़ुद कहा कि दिसंबर का जो महीना था वो काफ़ी
इस हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से एक ख़तरनाक था पाकिस्तान के लिए। एक तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन आई मीन द इंटेलिजेंस एजेंसीज, और दूसरा बर वक्त जो इंफॉर्मेशन है वो सूबाई हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत के जो भी जिम्मेदारान हैं उन तक पहुँचना, ये किस हद तक इम्पोर्टेंट है? देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना कि जब तक फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में आपस में हमांगी नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, तो आप मुझे बताएं कैसे कामयाबी होगी। इट हैज टू बी डन कोहेसिव एफर्ट, न इसमें यकजहती, और उसके बाद खास तौर पे मुसल्लह फौज, सिक्योरिटी एजेंसीज, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये मिल के इनको एफर्ट करने की जरूरत है। और साथ ही साथ तहैया करें कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल करें, फैक्टा को फाल करें, और सारी कोऑर्डिनेट जो एक्टिविटीज हैं वो फाटा के ये नेक्टा के थ्रू हो, ताकि जितनी इंफॉर्मेशन है वहां पर आए, वहां से भी जिसको आपने जिस भी इंफॉर्मेशन देनी है वहां पे चली जाए, वो फिर टाइमली वहां पे तैयार हो। और जहां पर इंफॉर्मेशन है कि ये कोई ऑपरेशन होने वाला है, ये एक्शन होने वाला है, फौरन करें। लेट मी शो यू, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं 90% जो ऑपरेशन जो दुश्मन की कोशिश होती है टेररिस्ट की, वो नाकाम बना देते हैं। 5-10% कामयाब होते हैं जो ये इंसिडेंट होते हैं। इंशाल्लाह इस पे भी काबू पा लिया जाएगा। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ये सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर आता है ये। बनू के हवाले से हमने देखा था, और इसमें जो रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं जो जमा की गई हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, कि उनके पास असलहा नहीं है, उनके पास इस्तेदाद नहीं है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। बट हमने देखा था कि 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। पुलिस की जो कैपेसिटी थी उसको बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया गया था, फाइनेंशियली भी, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से भी, उनकी सैलरीज के हवाले से भी। अब ये मामलात जो है 2018 के बाद या 17 के बाद हमने देखे, कुछ हम पिछले 3-4 सालों में थोड़े से ढीले से पड़ गए हैं। सो डू यू थिंक कि इसके ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है? देखिए, ये एक जो 2-3 साल में तो नहीं, मैं कहूँगा ज़्यादा 1 साल के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हुई है। इसके लिए आप केपीके गवर्नमेंट को हमें रिसोर्सेज देने चाहिए, क्योंकि ये हमारा नेशनल इशू है। उनकी जहाँ पर उनको ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है, पुलिस को अगर और वेपन एम्यूनेशन देना है, पुलिस को ऑगमेंट करने हैं रिसोर्सेज, जो भी करने हैं। इसमें हमने ये नहीं देखना कि वहाँ किसकी हुकूमत है, या बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत है, सिंध में किसकी हुकूमत है, पंजाब में किसकी हुकूमत है। ये कौमी मसला है। कौमी मसले को, इसको हमने कौमी यकजहती से कंट्रोल करना है। इरिस्पेक्टिव हमारे पॉलिटिकल डिफरेंस क्या है, हमने इसको ख़त्म करना है। ये हुकूमत की अव्वलीन जो है तरजीह वो ये होती है कि अवाम की जान और माल की हिफाजत, उनको प्रोटेक्शन दी जाए, ताकि वो अपना कारोबार ज़िंदगी, अपने बच्चों का हर लिहाज से ख्याल कर सकें। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर को या इंटीरियर मिनिस्टर को बलूचिस्तान और ख़ासतौर पर केपीके के चीफ मिनिस्टर को बुलाएं, उनसे बैठ के उनकी प्रॉब्लम सोचें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें और आगे चलें। और ताकि जब अगर फौज में ब्रिगेड ऑपरेशन करना है तो साहब, कौमी बिल्कुल आप पाकिस्तान की सियासत के ऊपर भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, इस पे इसके ऊपर तजिया भी करते हैं। ये लोग जब आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, आपस में पिछले तकरीबन 2018 के बाद एक जंग जदल ही हमने देखी है, चाहे वो वर्बल हो या फिर गवर्नमेंट जिस तरह से इनको फारग किया गया, इमरान खान को ये इत्तेहादी आ गए, वो इनको अब नहीं मानते, ये पहले ये इनको नहीं मानते थे। सो एक एक कश्मकश जो है वो हमें दिखाई देती है नेगेटिव किस्म की। इस सूरत हाल में तो आप किसके साथ लड़ेंगे? आप यू कांट फाइट विद योर एनिमी। देखें, असूल याद रखें कि जब भी आप लड़ते हैं, चाहे वो आपका बैरूनी दुश्मन हो या अंदरूनी दुश्मन हो, आप एज ए कौम लड़ते हैं। आप ये नहीं कि मुसल्लह फौज को नहीं, हमने आपको सब कुछ दे लड़े। यू नीड अ सपोर्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। अवाम साथ खड़ी होगी, हुकूमत साथ खड़ी होगी, ऑपोजिशन साथ खड़ी होगी। अभी इस इशू को हमें बेसिकली अगर हो तो देखें, असेंबली में हमें इसको लेके जाना चाहिए, जॉइंट सेशन करें, इसको डिस्कस करें, और फिर एक जॉइंट रेजोल्यूशन पास करें, ताकि दुनिया को पैगाम जाए कि पाकिस्तान कौम इस मसले के ऊपर इकट्ठी है, इसमें कोई तनाज़ा नहीं है, और एक रेजोल्यूशन आ गया है। दुनिया में इसको वेट देती है कि ये जो, क्योंकि ये एक अवाम का फैसला है, वहाँ पर अवाम के नुमाइंदे हैं, तो जो तरीका भी इस्तेमाल करना करें। लेकिन इसको इस वक्त, आज से साल पहले ये था कि पीटीए की गवर्नमेंट थी और केपीके में उनकी गवर्नमेंट थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था।
अब क्योंकि फेडरेशन में फर्क, जो हुकूमत है केपीके में फर्क है, फेडरेशन का काम है, फेडरल गवर्नमेंट का काम है बड़े होने की हैसियत से कोई बात नहीं, वो इनकार कर रहे हैं, डजेंट मैटर। आप जाएं केपीके में, बैठे बताएं क्या मसाइल है, खुद ब खुद वो एम्बेरस होंगे, मॉरली वो डाउन होंगे, जी देखें हुकूमत आ गई है और हम हमारी हेल्प करना चाह रहे हैं, कौन इसको रोकेगा। लेकिन इसमें हमें सारे पुराने मसाइल भूल के, नाराजगियां भूल के ये चलें, हमारा एक आदमी भी शहीद नहीं होना चाहिए अननेसेसरी। ठीक है टीटीपी हारिस को साहब जी, हमने जड़ से खत्म करना है। बिल्कुल सही यार साहब। इसी कमेटी मीटिंग के अंदर जो था मईशत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है अहमियत दी गई। वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने डेफिनेटली इस वक्त की जो सिचुएशन है उसको भी हाईलाइट किया। फाइनेंशियली हमारी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा गमगीर है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, महंगाई बढ़ रही है, आए दिन एनर्जी का क्राइसिस जो है उससे हम गुजर रहे हैं, इंडस्ट्री जो है बताया जाता है कि बंद हो रही है। तो सिक्योरिटी तो फिर एक तो है कि फिजिकल सिक्योरिटी जो आप आर्म्स फोर्सेस से जो है वो करवाते हैं, फिर आपकी फूड सिक्योरिटी है, आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। इकोनॉमी के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस है। तो होलिस्टिक अप्रोच जब तक हम नहीं अपनाएंगे तो क्या होगा? ये फैसला क्या कर सकते हैं मीटिंग्स के अंदर के मईशत को कैसे बेहतर करना है जब मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम होगा? तो देखें, मेरे ख्याल में दिस वाज द रीजन के पहली दफा जब मीटिंग हुई है उसको उन्होंने कंटिन्यू करेंगे। आज मीटिंग हुई, इसका मतलब है उन्होंने वापस किया होगा फाइनेंस मिनिस्टर को, इंटीरियर मिनिस्टर को, कि जी आप जाएं, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाएं कि आपके पास इकोनॉमी की क्या कंडीशन है, इकोनॉमी को रिवाइव करने का क्या तरीका है, आपने क्या कर रहे हैं, कहाँ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मदद की जरूरत है। इंटीरियर मिनिस्टर को होगा कि आप अपनी वर्किंग करें कि आपको क्या मसाइल हैं, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या के प्रोविंसेस को रिसोर्सेज देने की जरूरत है। क्योंकि जब तक इकोनॉमी नहीं ठीक होगी तो इकोनॉमी खराब है मींस आपकी नेशनल सिक्योरिटी इशू है, और ये बड़ा डेंजरस बात है। इसलिए आई एम श्योर कि आज ये सब चीजें जो बैठ के फैसले हो रहे होंगे उसमें यही बात हो रही होगी, इकोनॉमी, मईशत और सियासी इस्तेकाम। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा आप में, आपका मुआशी इस्तेकाम नहीं होगा, और अगर मुआशी इस्तेकाम नहीं होगा तो ये बहुत बड़ा थ्रेट होगा नेशनल सिक्योरिटी को। इसलिए आज की मीटिंग में मुझे उम्मीद है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लाएमल बनाया जाएगा, इसको पास किया जाएगा, इस पे एक्शन के लिए सबको कहा जाएगा, और फिर विजिबल एक्शन नजर आना चाहिए। अवाम को इस वक्त किसी हालत में भी परेशानी में नहीं होना चाहिए। वो पहले ही मौशी हालात से परेशान है, कारोबार उनके रुके हुए हैं, पेट्रोल डीजल महंगा है, इवन गवर्नमेंट मुलाजमीन को प्रॉब्लम है। तो कम से कम कहीं तो आवाम को रिलीफ देना आप, मतलब है ये कैसे कैसे हम कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की, और हुकूमत को चाहिए कि सियासी इस्तेकाम के लिए नेशनल डायलॉग की बात करें, आप बुलाएं सबको, जो भी नाराज है डजेंट मैटर, आप बुलाएं कि जी आए बैठते हैं, हम सब चीजों में बात करेंगे, हम मुआशी हालत पे बात करेंगे, हम सियासत पे बात करेंगे, हम उसके बाद नेशनल ये जो है दहशत गर्दी पे बात करेंगे, हम इकोनॉमी पे बात करेंगे, हम इलेक्शन पे बात करेंगे, सब चीजों में देखें, और अगली साल में पूरा लाएमल बनाएं, अवाम को बताएं कि पूरे एक साल का हमारा रोड मैप क्या है, बिल्कुल कब सही है, इलेक्शन बिल्कुल करने हैं, बिल्कुल सही कब है, एक बिल्कुल उम्मीदवार को सही है। न्याय करना है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। आई विश के ये जो आपके सजेशंस हैं कि सारी सियासी जमातों को, काबरीन को, गवर्नमेंट्स को बैठना चाहिए और एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है इन तमाम चैलेंजेस को, चाहे वो दहशत गर्दी का है, मईशत का है, इंस्टेबिलिटी है आपके मुल्क के अंदर सियासी, इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर एक होलिस्टिक अप्रोच जो है उसको अपनाना पड़ेगा। नाज़रीन, आप एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा पार्लियामेंटेरियन जनाब अमजद खान न्याजी साहब। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि पंजाब में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, अदालत के अंदर मामला है, 11 को अदालत ने बुलाया हुआ है, लेकिन वो मामला शुरू हुआ था अदम इस्तेकाम से, और कॉन्फिडेंस लेना था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देना था वज़ीर आला ने। इसके ऊपर क्या पार्टी ने कोई फैसला कर लिया है? पार्टी ऑलरेडी फैसला कर चुकी है। इंशाल्लाह ताला पीडीएम को अपनी साजिशों से मेरे ख्याल में मुंह की खानी पड़ेगी, और अब इन साजिशों से कुछ हासिल नहीं होगा। आज तमाम हमारे ऑनरेबल मेंबरान जो हैं प्रोविंशियल असेंबली, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ
खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और आवाम भी बखूबी और इनका जो भी मैं समझता हूँ ये जितनी भी साजिश कर ले इनको कुछ हासिल नहीं होगा। अच्छा अमजद साहब, मुझे ये बताएं कि टाइम फ्रेम क्या है 11 से पहले? वैसे तो 9 तारीख को बताया जा रहा है कि इजलास जो है बुला लिया गया है सूबाई असम्बली का, तो क्या उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे परवेज इलाही साहब? जी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम किस दिन जो है वो 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, कोई भी टाइम आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि 11 ही को हम ले, बाद में भी ले सकते हैं। लेकिन ये प्लानिंग जो है वो खान साहब बताएंगे सब पार्टी को कि किस दिन जो है हमने एतमाद का वोट हासिल करना है। तो उस सिलसिले में ये कुछ चीजें हमने जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक रखी है। वो शेड्यूल जो है वो आप आवाम के साथ शेयर करें ना। चीजें नहीं शेयर की जा सकती ना, वो वक्त आने पे ही शेयर की जा सकती हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आप लोगों की प्ली ये है, और हाई कोर्ट के अंदर भी ये चल रहा है मामला, जो आप लोगों ने प्ली ली हुई है कि एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया जी आप इलेक्शन करवाएं, उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन अब नहीं हो सकते बिकॉज एक तो छुट्टियां हैं टीचर्स की और दूसरा हमारी तैयारी भी नहीं है। इस हवाले से अगर ये मामला जो है 2-3 महीने या 2 महीने आगे भी चला जाता है तो आप लोगों को पीटीआई को क्या मतलब फर्क पड़ सकता है इससे? कि आपका वोट बैंक कमजोर हो जाएगा जिससे आपको कोई खौफ है? पीडीएम को तो ये खौफ है कि आप लोग जैसे कहते हैं कि वो अवाम में जा नहीं सकते, अवाम में जाना नहीं चाहते, उनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं है अवाम की, इसीलिए वो हर इलेक्शन को डिले कर रहे हैं। बिल्कुल आपका ये कहना बजाय है कि उनको एक बहुत ज्यादा मसला है कि ना वो अवाम में जा सकते हैं ना उनको वोट का कह सकते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के तूल अर्ज में बशमूल इस्लामाबाद के शहरियों के हम शुक्रगुजार हैं। जैसे कि सर्वे आया बहुत से इदारों का, वो भी आपके सामने से गुजरा हो, इसलिए वो किसी हाल में इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है ये मैं समझता हूँ कि उनको ये इलेक्शन कराने चाहिए, बल्कि ये अब डिलेइंग टैक्टिक्स जो है क्या ये तौहीन अदालत नहीं है? और मैं समझता हूँ क्या जब 12 बजे रात को अदालतें खुल सकती हैं तो अब भी अदालतों को खुलना चाहिए। वो इसलिए कि ये बुनियादी तौर पे जो लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं ये गले मोहल्ले के इलेक्शन होते हैं जिसमें उनके बुनियादी सहूलियात का या बुनियादी मसाइल का ताल्लुक लोकल बॉडीज के साथ होता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि आज अवाम को उस सबरात से महरूम किया जा रहा है जिसके वो मुस्तहिक हैं कि उनको वो सहूलियात मिले। अच्छा नियाज़ी साहब, मुझे ये बताएं कि जब पंजाब में आप लोगों की हुकूमत थी और उस वक़्त वहाँ पे जो बल्दियाती निज़ाम था उसको आप लोगों ने जो है वक्ती तौर पे उड़ा दिया, बाद में जाके अदालत ने उनको बहाल किया और फिर उसके बाद एक लंबे अरसे तक आप लोगों ने पंजाब के अंदर इलेक्शन का प्रोसेस जो है उसको भी तात्तुल का शिकार रखा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जितनी भी सियासी जमातें मरकज़ या सूबे में होती हैं उनकी कोशिश ये होती है कि चूंकि फंड्स एमएनए एमपीएस को मिलने होते हैं तो लोग मकामी जो निज़ाम है उसको जितना दूर रखा जाए वो बेहतर है ताकि ये फंडिंग जो है उन तक पहुंच ना पाए। तो ये तो सारी सियासी जमातें ऐसा ही करती हैं। हर जो है वो इशू जो है वो ऐसा नहीं होता। हर आपको देखना चाहिए इशू टू इशू डिफरेंट चीजें होती हैं। हमने जब उसको मुअत्तल किया या जो भी हुआ उस वक्त उसकी बुनियादी ये वजह थी कि उस वक्त जो इदारों में मुंतखब होकर लोग आए थे उन लोगों के पास तो इख्तियारात ही नहीं थे, बल्कि वो ऐसा लूला लंगड़ा निज़ाम था जो डिलीवर ही नहीं कर पा रहा। तो हमने निज़ाम में बेहतरी के लिए जो कानून साजी कर रहे थे उसमें थोड़ा सा, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि थोड़ा डिले हुआ, लेकिन हम चाहते थे कि एक ऐसा निज़ाम लोकल बॉडीज का लेके आए जिसमें अवाम बाइख्तियार बने और इख्तियारात निचली सतह तक आए। और हमने कभी नहीं रोका। देखें कि इवन केपीके के अंदर हमने तो हर बार इलेक्शन कराए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे चूंकि हम ऐसा सिस्टम लेके आए थे कि आज वो लोग डिलीवर भी कर रहे हैं।
असल चीज है डिलीवरी। ये बात नहीं कि आप इलेक्शन कराएं और उनको इख्तियारात न दें। हम तो समझते हैं कि जब लोग मुंतखब होके आए, वो कम से कम अपनी आवाम के लिए वो चीजें कर सकें जो इस वक्त बुनियादी चलें, इश्यूज हैं। ठीक हो गया। अब सैनिटेशन मुझे ये है। बताएं कि आप स्पीकर के पास जो डेलीगेशन गया, आप भी उसके अंदर मौजूद थे और बगैर नतीजा वो मीटिंग जो है वो ख़त्म हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना आप लोगों ने फर्दन फर्दन जाके स्पीकर के सामने अपने रिजिग्नेशन देने हैं, अपने हाथ से लिखे हुए रिजिग्नेशन, जिस तरह कि आइन कानून के अंदर लिखा हुआ है, और स्पीकर साहब की यही डिमांड थी, तो आप लोग उनकी डिमांड को पूरा कर दें ताकि आप लोग जो हैं वो कौमी असम्बली से निकल आए बाहर। हमने बिल्कुल ये बात नहीं कि हम जाना नहीं चाहते। हमने पहले कहा कि हम शाह महमूद कुरैशी साहब की सरबराही में तमाम पार्लियामेंटेरियंस उठ खड़े हुए नेशनल असेंबली के अंदर। जो चीज जावेद हाशमी केस में वाजी हुई थी, उसके हमने वो प्रोसीजर मुकम्मल किया और उस प्रोसीजर के बाद डिप्टी स्पीकर ने अपना प्रोसीजर मुकम्मल किया और नोटिफिकेशन जो है वो राजा परवेज अशरफ साहब ने जारी करना था, यानी कि जो भी आने वाला, लेकिन उन्होंने वो नोटिफिकेशन नहीं किया। तो हम उस दिन भी यही मुतालबा लेके गए कि ये जो है आप नोटिफिकेशन करें ताकि एक कानूनी कार्रवाई या कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल हो जाए। उन्होंने क्या कहा आपसे? वो उनके अपने इफ एंड बट्स थे, जो मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल या रूल्स के मुताबिक मेरे नज़दीक तो है कि उन्होंने जो है वो अपना एक कहा कि जी मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया है। हमने कहा कि किसी ने भी अप्रोच आपको नहीं किया। 127 के 127 जो है वो तमाम इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद खड़े हैं। जिन्होंने किया उनका हमें पता है कि वो लोग लोटे बने हैं, तो वो ऑलरेडी हाउस में मौजूद है। ठीक हो गया। वो मजीद शायद ऐसा ढूंढ रहे होंगे क्योंकि मजीद लोटे ना निकल आए। मुझे ये बताएं, पंजाब में आप लोगों की हुकूमत है और पंजाब के अंदर भी आटे का जो क्राइसिस है, आपके हलके में भी डेफिनेटली लोग आपसे अप्रोच कर रहे होंगे। आप एक मुंतखब MNA हैं। पंजाब में तो PMLN की हुकूमत नहीं है ना। आप लोग आटा 2500 रुपये इस वक्त 20 किलो का थैला जो है वो आम आदमी को मिल रहा है। तो ये क्या हो रहा है? 125 रुपये 130 रुपये किलो आटा पहुंच चुका है और आप लोगों की हुकूमत जो है वो टस से मस नहीं हो रही है। आप लोग सारे इल्जामात जो है वो लगाते हैं मरकज के ऊपर। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि पास्को फेडरल गवर्नमेंट के जो है मातात है और वो कोटा देता है हर सूबे को, प्रोविंस को, और उस कोटे के मुताबिक जो है डिलीवरी दी जाती है डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोकल सतह पे। तो इसमें जो जिम्मेदारी बेसिक है वो फेडरल गवर्नमेंट की है। नहीं, लेकिन और हम आपकी गवर्नमेंट कोशिश ने कर अभी रहे तक हैं तो कि नहीं कहा कि जी हमारे पास जो रिक्वायर्ड मिलों के पास जो वीट है, गंदम है, वो मिल नहीं रही है या उनको महंगी मिल रही है। मैं गवर्नमेंट ने तो एक अपना एक रेट जो है उसको कर दिया था फाइनल। अगर आपको याद होगा, सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ आपको याद 4000 साढ़े होगा, चार हजार मेरी किया बात हुआ है। सुन। बाकियों के पास तो 2500 2200 2500 में वीट जो है वो की गई थी, डिसाइड किया गया था। सुन जी लेना। प्लीज। आप आज से कुछ 2 माह पहले आपको याद होगा पंजाब गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की थी फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारा कोटा बढ़ाया जाए, क्योंकि कोटा ना बढ़ाने की सूरत में जो है वो गंदम की या आटे की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये अगर आपको याद होगा, इसके ऊपर काफी लहद है हो रही है ऑलरेडी। नहीं, 2 महीने की बात कर रहे हैं, मैं तो कल की बात कर रहा हूं। इन दिनों में आपको मालूम है बिल्कुल, इन मैं दिनों में पिछले एक हफ्ते के अंदर आटे की और रोटी की कीमतें जो है वो कहां से कहां चली गई हैं। आपकी बात मुनासिब है, लेकिन मैंने आपको बताया जब कोटा ही ना मिले, फेडरल गवर्नमेंट आपको कोटा ही ना दे, तो ये क्राइसिस तो आएगा। जहां पे आपके KPK के अंदर सैलाब आया, सिंध के अंदर आया, तो यकीनन उसके असर हमारे जनूबी पंजाब के अंदर आया। तो इसलिए हम कोटा बढ़ाने की बात कर रहे थे और इनको कहा कि वक्त पे हमें गंदम प्रोवाइड करें ताकि जो आटे की कीमतें हैं वो स्टेबल रहें। आखिरी क्वेश्चन, अमजद साहब मुझे ये बता दें कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल बाजवा
के हवाले से जब भी उनकी मीडिया से गुफ्तगू होती है या कि खिताब करते हैं तो उनको परवेज़ इलाही साहब ये बार बार ये कहते हैं कि आप उनका नाम न लें, उन्होंने बड़े एहसानात आपके ऊपर किए हैं। लेकिन अभी रिसेंटली यानी कल भी जो उनकी सहाफ़ियों के साथ बात हुई है उसमें दोबारा से उन्होंने कहा जी कि कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरी कमर में ही छुरा जो है वो घोंप दिया था, मार दिया था। तो ये इमरान खान साहब की अप्रोच जो है ये कब तक चलती रहेगी? मतलब सारी नाकामियों का जो नज़ला है वो जनरल बाजवा के ऊपर डालते रहेंगे? सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि परवेज इलाही साहब अपनी जमात है, उनकी काफ लीग है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना स्टांस है। यकीनन मैं ये नहीं कहता कि उनके साथ अगर उन्होंने अच्छा किया तो लाजमी बात है कि वो अपने हिसाब से बात करेंगे, लेकिन हमारे तजर्बात अगर तलख है तो हमने उसके कंडक्ट के मुताबिक गुफ्तगू करनी है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर कोई ऐसी शख्सियत जो अहम ओहदे पे फाइज रही हो उसके फॉरन अगेंस्ट गुफ्तगू चलती रहती है और ये हेल्दी इश्यूज हैं। कोई ये इसमें कोई मैं समझता हूँ कोई गलत बात तो है नहीं कि अल्लाह माफ करे कि पाकिस्तान में किसी को ब्राह्मण तो नहीं बनाना ना। सब जो है वो ये बातें आप लोग अगर जब कोई भी हो, हुकूमत में थे करते तो ज्यादा इफेक्टिव ना होता सारा कुछ? मेरे ख्याल में कुछ बातें ऐसी हैं जो की जाती है और कुछ बातें जो है उसके लिए एक वक्त मुनासिब होता है, वही बेहतर होता है। हम नहीं चाहते थे कि किसी शख्सियत जो है वो अपनी शख्सियत को किसी इदारे के पीछे छुपा ले, क्योंकि इदारा और शख्सियत मुख्तलिफ होते हैं। शख्सियत के किरदार के और शख्सियत के कंडक्ट के हवाले से हमेशा बातें होती रहेंगी, लेकिन इदारे हमेशा हमारे लिए मुकद्दम रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमजद खान न्याजी साहब, मरकज़ी रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है और ख़ासकर PTI का जो स्टैंस है इस वक्त, चाहे वो सूबे के हवाले से हो या मरकज़ के हवाले से हो, वो आपके सामने उन्होंने रखा है। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मईशत की अगर बात की जाए तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं हमें। फॉरेन रिजर्व्स हमारे डिप्लीट हो रहे हैं, डॉलर जो है उसकी कीमत बतदरीज पिछले कई माह से जो है वो ऊपर जाती रही और रुपी जो है वो डी वैल्यू होता रहा। एनर्जी के क्राइसिस हैं, यानी सर्दियाँ भी हैं। गैस तो एक रीज़न बनता है कि हमारे पास उसकी इतनी इस वक्त दस्तयाबी नहीं है। हमारी इंडस्ट्री भी है, हमारे कमर्शियल एरियाज़ भी है, हमारे डोमेस्टिक भी है, लेकिन बिजली की जो है लोड शेडिंग इन दिनों के अंदर ये एक ज़ाहिर है कि सवालिया निशान है। और पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है दुनिया के अंदर कम हो रही हैं, हमारे यहाँ अभी तक वैसी की वैसी हैं। सो माशी चैलेंजेस जो हैं वो इस वक्त बड़े गंभीर हो चुके हैं। इस हवाले से हम इस सेगमेंट में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हारून शरीफ साहब, फॉर्मर चेयरमैन BOI, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया हारून साहब, आपने हमें टाइम दिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में भी मईशत को डीपली डिस्कस किया गया है। मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है उसमें गवर्नमेंट को किस किस्म की पॉलिसीज़ जो है वो अख्तियार करनी पड़ेगी? बिकॉज इसहाक डार साहब के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा तजुर्बाकार हैं, कई गवर्नमेंट्स के अंदर रहे हैं और वो पाकिस्तानी मईशत को जानते हैं। जी वहीद साहब शुक्रिया। देखिए इस वक्त जो आपने इंट्रोडक्शन दिया है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, क्योंकि मईशत के ऊपर जो प्रेशर्स आपने गिनवाए हैं वो सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिटेड नहीं है। ग्लोबल इकोनॉमी एक रिसेशन की तरफ जा रही है। अगर आप IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उनकी कल की स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कह रही हैं कि 2/3 ऑफ द वर्ल्ड is moving towards a recession in 2023। तो पाकिस्तान का इन्हिसार एक्सपोर्ट का, कर्जों का बाकी दुनिया के ऊपर बहुत है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट जो हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनको इस वक्त जरूरत है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसले करें, क्योंकि ये एक अनयूजुअल सूरत हाल है इस वक्त जो चली आ रही है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या करें? जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो आपने चीजें बताई हैं, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और फॉल्ट लाइन का जो आपने जिक्र किया कि डॉलर्स नहीं है, रिजर्व्स नीचे जा रहे हैं। दूसरा उससे लिंक्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसला आपको अभी तो आप यही कर सकते हैं
कि आप इमीडिएटली जो राशनिंग शुरू करें चीजों की, पेट्रोल की, एनर्जी की, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स को बंद करें ताकि डॉलर के ऊपर कुछ प्रेशर जो है हमारा कम होना शुरू हो। इवेंचुअल हल तो एक्सपोर्ट प्रमोशन है और वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से आएगी जब हम अपनी मईशत की जो सब्सिडी पे इंडस्ट्रीज पल रही हैं, अनकम्पेटिटिव है, उनसे इन्वेस्टमेंट हटा के प्रोडक्टिव प्रोग्रेसिव साइड पर लेकर जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये एक फैसला जरूरी है। लेकिन मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं, दूसरा फैसला है पावर सेक्टर। देखिए ना, हमारे पास सप्लाई ऑफ पावर है, अभी सर्दियां भी हैं, एयर कंडीशनिंग भी नहीं हो रही है, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है वो ब्रोकन है, उसके अंदर लीकेजेस बहुत हैं। तो हम क्यों 20-20, 30-30% लीकेजेस स्टेट ओन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बर्दाश्त कर रहे हैं? तो हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसला ये करना है कि हमें इन सारी कंपनियों के ऊपर एक प्रोफेशनल्स का बोर्ड बनाना है और इनको हुकूमत के कंट्रोल से अलहदा करना है ताकि वो इसको एफिशिएंसी की बेस पे चला सके। तीसरी चीज जो है इस वक्त जिसकी मुझे सही वरी है, अगर आपने आज इन्फ्लेशन के नंबर्स देखे हो तो हमारी इन्फ्लेशन जो दिसंबर की है वो तकरीबन 24.5% है और जो हमारी फूड इन्फ्लेशन है वो 35% है और जो अगले साल की प्रोजेक्शंस हैं वो भी 20 और 30% के दरमियान है। इकोनॉमी के इस वक्त जीडीपी कम हो रही है, इनकम लेवल्स कम हो रहे हैं, खास तौर पे निचले तबके के, वो इतनी इन्फ्लेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमें टारगेटेड सब्सिडीज के लिए हंगामी हालात में फैसले करने हैं। जो मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि हम ये जो हम देखते हैं नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग्स में, मेरा ख्याल है उनकी तरजीह और एनालिसिस तक तो मामला मुझे समझ आता है। जो मुझे समझ नहीं आता कि आपको इन चीजों को इमीडिएटली डेलीगेट करके कुछ इदारों को एम्पावर करना पड़ेगा। ये कैबिनेट का काम नहीं है कि इम्प्लीमेंटेशन करें। इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्रीज भी नहीं कर सकती, उनमें कैपेबिलिटी किन इदारों को आप चाहते हैं कि एम्पावर किया जाए? जी, अगर आपने अपने एसेट्स को स्वैप करना है तो आप इमीडिएटली प्राइवेटाइजेशन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट कमीशन बनाइए, उसका 5 साल का सीईओ लगाइए और उनको टारगेट्स दे दीजिए। अगर हमने पावर सेक्टर को ठीक करना है तो जैसे आपने कोविड में एनसीओसी की तरह की एक स्ट्रक्चर बनाया था, आप एक्सपर्ट्स का स्ट्रक्चर बनाएं, उनको टारगेट्स दें और उनको आप लीगल स्पेस और अथॉरिटी दें कि अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को देना है, आप दे दीजिए। अगर हमने अपनी डेट की रीशेड्यूलिंग करनी है तो डेट ऑफिस को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जब तक इदारे एम्पावर नहीं होंगे तो हम ये इस तरह की बातें सुनते रहेंगे कि टेक्नोक्रेटिक सेटअप को ले आइए, ये मिनिस्टर फेल हो गया, वो हो। इंडिविजुअल फेल नहीं होता है, सिस्टम फेल होता है। अच्छा जी, बिल्कुल। हारून साहब, आप अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल जो है वो आपसे पूछना चाहूंगा कि यू रिमेन विद द पीटीआई गवर्नमेंट फॉर सम टाइम। मुझे ये बताएं कि ये इतनी ज़बरदस्त बातें जो अभी आप बता रहे हैं, इनको आपने डेफिनेटली बताई होंगी, ये सारा कुछ उस वक्त क्यों नहीं कर सके? बिकॉज प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जो फेडरल मिनिस्टर थे वो माशाल्लाह इतने सीनियर आदमी, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे, एक ज़माने में प्रेसिडेंट भी रहे, इतने सीनियर पॉलिटिशियन, लेकिन 3.5 साल उनका नाम हमने कहीं अखबार के अंदर नहीं पढ़ा कि कोई मीटिंग उन्होंने हेल्ड की हो या कोई आके ब्रीफ किया हो किसी को। जी वहीद साहब, इसके अंदर दो तीन गलतियां बड़ी क्लियर हैं जो मैं निशानदेही करूंगा, जो 1 साल से ऊपर का अरसा मैंने वहां गुजारा। देखिए, पहले 5-6 माह तो एक नई हुकूमत का एंथुसियाज्म होता है और मैं यही बातें जब वहां पर करता था ईसीसी के अंदर या प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, तो मुझे बिल्कुल पजीराई भी मिलती थी और मेरे से तजावीज ली जाती थी। लेकिन जो ही वेस्टेड इंटरेस्ट हिट होने शुरू हुए, चाहे ब्यूरोक्रेसी के हों, चाहे क्रोनी बिजनेसेस के हों, चाहे कॉन्ट्रैक्टर्स के हों, उन्होंने फौरन इसके अंदर अपनी पोजीशंस ले ली और वहां जो पॉलिटिकल लीडरशिप का फेल्योर था कि वो उनको टेक ऑन नहीं कर पाए। ये जो आप बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन की या इवन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की, ये इदारे कभी भी अगर आपने मिनिस्ट्री बना के चलाने हैं, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से बंदे लगाने हैं, तो ये इदारे नहीं चलते, क्योंकि ये तो प्रोफेशनल स्पेसेस क्रिएट की गई थी
ट्रांजैक्शंस करने के लिए। ठीक। जो वजारतों का काम कुछ और होता है, इन इदारों का काम कुछ और होता है। तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि 3 साल 3.5 साल में पीटीआई स्ट्रक्चरली इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिफॉर्म को सेंट्रलाइज्ड मैनर से डेलीगेट नहीं कर पाई। ये जो इदारे जब तक नहीं चलेंगे और यहाँ न्यूट्रल और प्रोफेशनल सीईओज नहीं आएंगे और ऐसा बोर्ड नहीं आएगा जिसमें सलाहियत भी हो और अवाम और मार्केट्स ट्रस्ट करें, तब तक इन ये जो पॉलिटिक्स की हमारी फ्रेजिलिटी है, इसके अंदर मार्केट में हमारा रिस्क प्रीमियम वही सब इसी तरह बढ़ता जाएगा। अब मुझे डर ये है कि अब हम रेड लाइन तकरीबन हम वहां पहुंच गए हैं जिसके बाद कोई मेजर स्ट्रक्चरल फैसला हो सकता है। जैसे पता आपको नहीं अब क्या अगला फैसला फंड होगा। अब यकीन माने कि ये जो आपने खुद ही बात की, हम भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं, टेक्नोक्रेट्स की अब बात की जा रही है। इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा तजुर्बात किए गए हैं कि अब लोगों को किसी पे यकीन नहीं रहा, एतमाद नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं रहा, बिकॉज ऑल दीज पीपल हु वर विद इमरान खान आज जो बैठे हुए हैं 10 साल पहले थे, ये पिछले 40 साल से एक सूरत में या दूसरी सूरत में या एक शक्ल में या दूसरी शक्ल में इस मुल्क के अंदर हुक्मरान रहे हैं, बट दे हैव डिसअपॉइंटेड द नेशन। आज पूरी की पूरी कौम मायूस है। आज कौम मायूस है, लोगों के पास आटा लेने के लिए पैसे नहीं है और आटा इस मुल्क के अंदर दस्तयाब नहीं। और जब आप मिल ओनर से बात करें, वो कहते हैं वीट तो मुल्क के अंदर पूरी है, कोई मसला नहीं है हमें। तो फिर ये गैप जो आ रहा है, ये पैसा जो लूटा जा रहा है, इसको तो गवर्नमेंट्स कंट्रोल कर सकती है ना हारून साहब? जी देखिए भाई साहब, मैं फिर से दो चीजों को आपको डिस्टिंग्विश करता जाऊं। पहली चीज तो ये है कि ममालिक पर एतबार बढ़ता है जब उनके इदारों पे बढ़ता है, इंडिविजुअल्स पे नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि नया तजर्बा या नया इदारा बनाना एक बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर एक एग्जिस्टिंग सिस्टम ही ना चल पा रहा हो तो आप मजीद कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे और सियासी कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। जरूरत इस समर की है कि आप अपने कुछ काम समझें। बहुत कम ममालिक मैंने दुनिया में ऐसे देखे हैं जहां फेडरल गवर्नमेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करती है लेजिस्लेशन या पॉलिसियां बनाने की बजाय। जैसे इंडस्ट्री पॉलिसी बनाने की बजाय उनकी तरजीह ये होगी कि हम एक फ्लाईओवर बना दें या बस सिस्टम बना दें। ये लोकल गवर्नमेंट के काम है। हमें कुछ बेसिक्स को ठीक करने की रिफॉर्म की जरूरत है कि किसने क्या करना है। ये जो चीजें आप पॉलिसी डायरेक्शन दीजिए कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है, ये काम स्टेट बैंक का है, एफबीआर का है, मार्केट्स का है। आप उसको डेलीगेट कर दीजिए। आपने फैसला करना है कि हमने बिजनेसेस नहीं चलाने हैं। देखिए ना, ब्रोक्रेसी से अपनी सर्विस डिलीवरी तो हो नहीं रही। हर कंपनी के बोर्ड पे हमने उनको बिठाया हुआ है। अगर हमने बिजनेस नहीं करना है तो उन इदारों को आप फिर एक प्राइवेटाइजेशन के कानून को दे दीजिए और उनको स्पेस दें कि जी 5 साल में आप इसका कोई हल निकाल के लाएं और खत्म करें। और वहां कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज बैठे जिन पे मार्केट्स को एतबार हो कि वो कर लेंगे। जो हम हुकूमत का सियासी इन्फ्लुएंस के अंदर रहेगा तो उससे आप देखें डाउनफॉल बढ़ता चला जा रहा है। मुझे डर ये है कि अगला फंड प्रोग्राम बहुत सख्त आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, फॉर्मर चेयरमैन BOI, फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।